कंपटीशन बहुत था, एक से एक खिलाड़ी। और वो ज़मीनी हॉकी जिसको मैं आत्मा कहता हूँ हॉकी की, जो कलाकारी, जो तकनीकी दृष्टि से एक पूर्ण हॉकी थी, जिसके अंदर बॉडी मूवमेंट, वो 75 वर्ल्ड कप जैसे 1936 का वर्ल्ड कप याद किया जाता है। मैं समझता हूँ कि 1975 का वर्ल्ड कप भी टेक्निकली और एक रोमांचित फाइनल के रूप में इंडिया पाकिस्तान का मैच याद किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैलेंद्र। द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुलाकात कीजिए एशियाड गेम में 3 बार लगातार भारत का प्रतिनिधित्व कर मेडल दिलाने वाले, ओलंपिक हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री अशोक कुमार सिंह जी से उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। सच तो सच है कि इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। जी शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी श्रोताओं को और देखने वालों को। इस कार्यक्रम में आकर आपने जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि हर व्यक्ति की कोई कहानी होती है और आपने लगातार हॉकी में बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, कि इसका रुझान आपकी तरफ कैसे हुआ? मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बच्चे के जीवन काल में जब वो अपनी यादों को दिमाग में समेटना शुरू करता है, तो उसका जो एटमॉस्फेरिक, जो सराउंडिंग, उसका एरिया है, उसका प्रभाव उस बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा पड़ता है कि क्या उसके आसपास हो रहा है। और जिस तरह का माहौल उस बच्चे के पास होता है, अमूमन ये देखा गया कि वो बच्चा उसी की तरफ कुछ करने को आगे बढ़ता है। मैं अपने जीवन में कहूँ कि मेरे घर में तो उन दो महान हस्तियों का प्रभाव रहा, उनके वो सराउंडिंग्स रही, उनके वो मेडल्स जो मैं कमरे में जाकर देखता था, तो उस टाइम तो मुझे एक सिर्फ चमकते हुए टुकड़े लगते थे। और उनकी वो तस्वीरें, उनके उनके फोटोग्राफ्स, उनके बारे में अखबारों में निकलना, तो ये सब बातें प्रभावित करती रही मुझे। लेकिन उनका मतलब, मैं क्योंकि बच्चा था, समझता नहीं था कि ओलंपिक क्या होता है, ध्यानचंद हॉकी जादूगर को क्यों कहा जाता है, ये सब बातें रहीं। तो मेरा वो उसमें फिर हॉकी का जो खिलौने के रूप में हमारे हाथ में दी गई, जो घर में रही और खिलौनों के रूप में मिली, तो वो छोटी सी हॉकी मुझे याद है बचपन में मेरठ में आखिरी पोस्टिंग दादा ध्यानचंद की रही, और मेरा जन्म भी मेरठ में ही हुआ। तो वहाँ उस ग्राउंड के ऊपर, जो घर के सामने बंगला, आर्मी का बंगला था, उसमें ग्राउंड थी हमारी, उसमें हमारा खेलना, तो ये हॉकी का रुझान या उसका प्रभाव वो बस खेलने से पड़ा। अब खेलने के बाद उसकी कीमत, ओलंपिक की के बारे में जानना, ओलंपिक इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये जानना, तो उसमें वो कदम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। और वो बढ़ते चले गए तो एक कहते हैं ना, फिर एक जुनून सा पैदा होता चला गया कि इसको तो अचीव करना ही है। जो कुछ हमारे बाप दादाओं ने किया, हमारे चाचा ने किया है, ओलंपिक के अंदर जो गोल्ड मेडल्स लाए हैं, तो मुझे भी वो कोशिश करनी है। और उस कोशिश के लिए अग्रसर होते चले गए। लेकिन ये बात ज़रूर थी, उस ज़माने में आज की तरह सहूलियत नहीं, हमारे पास कोई कोचिंग सिस्टम नहीं था। घर में ज़रूर हमारे जहाँ की जादूगर थे, लेकिन वो तो मना करने वाले थे कि आप हॉकी ना खेलें। वजह उसकी ये थी कि हॉकी या स्पोर्ट्स कोई कैरियर नहीं था। ध्यानचंद जी को हमारे दादाजी ने आर्मी भर्ती कर दिया, और दादा ध्यानचंद अपनी काबिलियत से, अपनी उस मेहनत से, उस एक छोटे से सिपाही से जो भर्ती होकर उन्होंने ओलंपिक के अंदर जो रिकॉर्ड बना है, वो तो हम सभी जानते हैं। स्पोर्ट्स को विश्व पटल पर लाने वाले इंसान मेजर ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह, जिनका नाम उतने ही ज़्यादा चलता चलता रहा है। तो ध्यानचंद जी का वो असर खेल का, तो हम बच्चों पर तो पढ़ना ही था, लेकिन मनाही भी थी कि खेलो नहीं, पढ़ना है, पढ़कर कुछ आप इस काबिल बन जाओ कि आपको नौकरी मिल जाए। तो जब आपका पहली बार हॉकी के लिए चयन हुआ, तो आपने कैसा महसूस किया? ये वो चीज़ें होती हैं जिसको आप अपने दिमाग में पहले समेट कर चलते हैं कि हाँ, मुझे ये बनना है। तो मैंने बनने के लिए कोशिश की। 1964 में ओलंपिक का टूर्नामेंट चल रहा था
टोक्यो में हमारी टीम जीती है वहाँ पर पाकिस्तान को हरा कर। तो जब पाकिस्तान को हराए तो मेरे वहाँ पर जो नाम गूंज रहे थे मेरे दिमाग में, वो ओलंपियन लफ्ज़ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था, जो कमेंटेटर बोल रहे थे। तो मेरे दिमाग में बना कि मैं भी क्यों ना ओलंपिक का प्लेयर बनूं, या मुझे भी क्यों नहीं ओलंपिक में खेलने का मौका मिले। उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। कि कितनी मेहनत करें, कोई पैमाना तो था नहीं। अपनी प्रैक्टिस, चाहे वो कंकड़ पत्थरों के बीच में, ईंटों के बीच में से बॉल को उछालना, दीवार के साथ लगातार 2-2, 5-5 मिनट तक बॉल को चलाना, बॉल को अलग अलग एंगल से फेंकना, तो ये सब चीज़ें कुल मिला के मुझे उस जगह तक ले गई जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बॉल के ऊपर मेरा कुछ कंट्रोल मुझे मिलना शुरू हो गया। क्योंकि दादा ध्यानचंद जब कहीं बात किया करते थे तो लोग उनसे सवाल पूछते थे, वो एक ही जवाब देते थे कि बॉल जो है वो इस तरह से हो जाए कि जहाँ इशारा मैं करूँ उस तरफ बॉल जो है चल दे, या रुक जाए, या डॉस कर दूँ। तो ये उस पर उन्होंने महारत हासिल की थी अपनी मेहनत से, और मेहनत थी उनकी सेल्फ प्रैक्टिस, जिसको हम होमवर्क भी कह सकते हैं। कि स्कूल में तो टीचर्स पढ़ाते हैं, मैदान में सब खेलते हैं, लेकिन मैदान के बाद करने के लिए आप क्या करना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है खिलाड़ी को। और वो प्रैक्टिस दादा ध्यानचंद ने की, और वो ही कुछ ना कुछ उसकी सीख या शिक्षा मुझे मिली। तो मैंने भी अपनी प्रैक्टिस अकेले करनी शुरू करी, जिसका असर ये हुआ कि पहली बार मुझे 1970 के एशियाड के अंदर खेलने का मौका मिला। और वो खेलने का मौका मुझे तब मिला जब मैं मोहन बगान क्लब बेटन कप, जो हिंदुस्तान का, भारत का बहुत रिनाउंड कप है, और बंगाल की तरफ से मैं नेशनल्स खेलने गया। तो ये कह सकता हूँ कि जो ऊंचे स्तर की जो हॉकी है, उसका सारा दारोमदार मेरा मोहन बगान क्लब और बंगाल से रहा है। और जो मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जगह रही हैं, उसका प्रभाव मुझे मोहन बगान क्लब तक पहुंचाने में रहा। तो पहले मैं यूनिवर्सिटी खेला, फिर मोहन बगान क्लब खेला। मोहन बगान से मुझे इंडिया खेलने का मौका मिला 1970 में, जिसमें फाइनल में हम लोग रनर्स अप रहे और सिल्वर मेडल हासिल हुआ। जब आपने खेलना शुरू किया था उस समय काफ़ी कठिन संघर्ष करना पड़ा होगा। कंपटीशन बहुत था, एक से एक खिलाड़ी, और वो ज़मीनी हॉकी जिसको मैं आत्मा कहता हूँ हॉकी की, जो कलाकारी, जो तकनीकी दृष्टि से एक पूर्ण हॉकी थी, जिसके अंदर बॉडी मूवमेंट, बॉडी स्वेयर, और किस ढंग से छोटे से स्थान से, जगह से बॉल को निकाल देना, पास कर देना और गोल कर देना, ये सब चीज़ें कुल मिला के उन खिलाड़ियों का एक ऐसा अजूबा होता था जिसको देखने के लिए लोग हज़ारों की संख्या में ग्राउंड के आसपास खड़े होते थे कि हमको हॉकी मैच देखना है, खिलाड़ी को देखना है। तो ये वो चीज़ें थी जिसने हॉकी को एक बहुत ही बेहतरीन खेल बना के दिया था दुनिया को। और उसमें बनाने वाले मैं कहूँ तो मेजर ध्यानचंद, क्योंकि उन्होंने पहले ओलंपिक से ही अपना वो करिश्मा दिखाया कि हॉलैंड के अंदर अखबारों के द्वारा लिखा जाने लगा कि भारत से एक सांवले रंग का खिलाड़ी आया है जिसकी हॉकी में जादू है। तो ये जादू शब्द जो है 1928 के उन अखबारों में जो ओलंपिक में निकलते थे खेल के बाद, उनमें निकलना शुरू हुआ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा 1928 के ओलंपिक में पहली बार भारत की टीम खेलने गई थी, उसमें सिर्फ 11 खिलाड़ी गए। पैसा नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, ओलंपिक का इतना नाम नहीं था, ओलंपिक खेलों की इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन जब भारत की टीम वहाँ गई है और पहले मैच में सिर्फ 200 या 250 लोग, दर्शकगण वहाँ थे देखने वाले, जो हॉकी को देख रहे थे। और वही खेल जब 5 मैच के बाद 4 मैच और खेले गए उसके बाद, और जब 5वां मैच फाइनल खेला गया, इसमें हॉलैंड और इंडिया था, उसके अंदर 22,000 लोगों का जमावड़ा इकट्ठा था उस मैच को देखने के लिए। तो आप सोच लीजिए उन 5 मैचों के अंतर में भारत के खिलाड़ियों ने या भारतीय टीम ने कितनी अच्छी हॉकी और किस पैमाने की हॉकी खेली होगी कि वहाँ के दर्शकगण जो दूसरे खेलों में जाते थे, उसको ना जाकर वो हॉकी के मैदान में आना शुरू हो गए और उस मैच को उन्होंने देखा। और उस मैच को देखने के बाद भारत की टीम ने 3 गोल से हॉलैंड को उसमें पराजित किया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी किसी भी देश के लिए, और ख़ासतौर से हम गुलाम कंट्री के लिए। हम तो गुलाम थे, परतंत्र थे, और उसमें हराना हॉलैंड जैसी टीम को, यूरोपियन टीम को, उसी के घर में। तो ये चीज़ तो भारतीय हॉकी ने किया। उसके सर्वा ध्यान सिंह, उस टाइम ध्यान सिंह नाम था उनका। मेजर ध्यानचंद जिन्हें कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और सर्वविदित है।
जब उन्हें जादूगर के नाम से पुकारा जाता था तब आप कैसा महसूस करते थे? ये जादूगरी यही थी उनकी कि अखबारों ने उस कला को जो उनके हाथ में बॉल के द्वारा खेली हॉकी और बॉल के द्वारा जो जो उन्होंने तकनीकी चीज़ें पेश करी, चाहे वो पासिंग हो, चाहे वो डॉज हो, चाहे वो गोल करने के विभिन्न तरीके हों, उन्होंने जिस तरह से उसको खेल के मैदान में दिखाया, वो एक जादू की तरह लोगों को लगा और उनको वो जादूगर की संज्ञा दी गई। और ये बात अलग है कि 1975-76 में एक टीवी इंटरव्यू हो रहा था और जिसको बड़े अच्छे ढंग से दादा ध्यानचंद ने डिस्क्राइब किया कि जादूगर आखिर कहाँ कहाँ क्यों जाता था उन्हें। तो उनसे एंकर ने पूछा कि दादा आपको तो हॉकी जादूगर कहते हैं, क्या बात है, ऐसा क्या जादूगरी आपके खेल में रही? तो उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि मैंने एक एक बॉल को फेंकने के लिए या पास देने के लिए या डॉस करने के लिए इतनी प्रैक्टिस करी थी कि बॉल मेरे से कहीं दूर नहीं जा सकती थी। अगर मुझे रोकना है बॉल तो मेरी हॉकी स्टिक पे ही बॉल आके रुकेगी। और दूसरी बात, जो जादूगर की बात आपने कही है, तो उसमें जादूगरी सिर्फ ये है कि ये तो उन्होंने दोनों कैमरे की तरफ अपने हाथ किए, कलाइयाँ करी। ये तो इन कलाइयों का कमाल था जिन्होंने मेरे उस हॉकी स्टिक को सही ढंग से ग्रिप में रखा और मेरे माइंड ने, मेरे दिमाग ने जो मैसेज नर्वस सिस्टम के द्वारा भेजा मुझे, मेरे हाथ में गया, उस हाथ ने बिल्कुल सही तरीके से उसको काम को पूरा कर दिया। ऑर्डर दिमाग का, काम नर्वस सिस्टम का, तो दोनों चीज़ें उन्होंने बड़ी संभाल के रखी और उस बलबूते के ऊपर, चाहे वो एंटिसिपेटरी खेल हो या डायरेक्ट खेल हो, उन्होंने दोनों मौके पर ऐसी ऐसी चीज़ें पेश करी हैं जिसमें विरोधी पक्ष दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गया और उनको जादूगर की संज्ञा दी जाने लग गई। जब आपने हॉकी ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया भारत का, उस समय की कोई ऐसी घटना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? जी, मेरा पहला ओलंपिक 1972 का मुझे याद है, जिसका कैंप हमारे बहुत महान खिलाड़ी स्वर्गीय श्री के.डी. सिंह बाबू साहब उसके कोच रहे और केशव दत्त साहब जो ओलंपिक के 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे, सेंटर ऑफ इंडिया से खेलते थे, राइट हाफ, वो हमारे मैनेजर थे। टीम ओलंपिक में म्यूनिख में गई थी, जर्मन में, और ये वही जर्मन था जिसमें दादा ध्यानचंद ने 1936 में हिटलर के सामने, हिटलर की मौजूदगी में जर्मन की टीम को 8-1 से रौंद दिया था, हरा दिया था। तो ऐसी एक शर्मनाक हिटलर जो सारी दुनिया को जीतने का सपना देखता था, उसके घर में ही उसकी टीम को भारतीय टीम ने हराया, भारतीय गुलाम टीम ने हराया। ये एक बहुत बड़ा अजूबा था और उसी मैदान पर, उसी शहर, उसी देश के अंदर 1972 के अंदर मैं गया हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो एक दिन हम प्रैक्टिस कर रहे थे मैदान के ऊपर। के.डी. सिंह बाबू साहब हमारे कोच, वो हमको प्रैक्टिस करा रहे थे। प्रैक्टिस अगले दिन मैच था हमारा। जब प्रैक्टिस करा रहे थे तो मैंने देखा दूर से एक 5-6 कारें चली आ रही हैं एक लाइन के अंदर। वो कारें चली आ रही है और हमारे मैदान के साइड में आकर खड़ी हो गई। उनमें से कुछ सज्जन उतरे, उन्होंने हमारे ऑफिशियल्स जो के.डी. सिंह बाबू साहब थे उनसे बात करी। बाबू साहब ने एक लड़का वहीं बुलाया और कहा कि अशोक को बुला के लाओ, कुछ लोग मिलना चाहते हैं। मुझे भेजा गया और मैं गया उनसे मिलने के लिए। तो जो 4-5 कारें थी उसमें एक कार बहुत बड़ी थी जिसका दरवाज़ा पीछे से खुलता था। उन्होंने पीछे का दरवाज़ा खोला, उसमें से एक स्ट्रेचर निकाला, स्ट्रेचर निकाल के उस कार के ऊपर रख दिया। कार के ऊपर रख दिया। वो सज्जन जो आए थे मुझे देखने के लिए, वो बहुत बीमार थे, जो खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्हें पता लगा कि ध्यानचंद का बेटा, अब कब की बात है, 1936 में उन्होंने ध्यानचंद को देखा था, 1972 में ऑलमोस्ट 36 साल के बाद वो शख्स मुझसे मिलने आए कि उन्हें पता लगा कि ध्यानचंद का बेटा खेलने आया है। और वो मिले क्या, उन्होंने 1936 के जितनी भी पेपर कटिंग थी बाबूजी ध्यानचंद की और रूप सिंह साहब की, वो कटिंग्स निकाल के सहेज के रखी हुई थी। एक एक हेडलाइन उसने मुझे दिखाई कि ये देखो तुम्हारे पिताजी का, योर फादर, हाउ ही स्कोरिंग द गोल एंड ही स्कोर्ड द गोल। किस तरह से उन्होंने फ्रांस को हराया, किस तरह से उन्होंने जापान को हराया, किस तरह से उन्होंने इस टीम को हराया और किस तरह से उन्होंने जर्मनी को हराया। वो कटिंग्स वो आदमी लेके आता जो ऑलमोस्ट डेथ बेड के ऊपर है, सिर्फ इसलिए कि ध्यानचंद को उसने 36 में देखा था। और वो 36 में देखने के बाद, कहते हैं ना, वो एक श्रद्धा कह लीजिए या अभिभूत कह लीजिए या उस खिलाड़ी के प्रति एक रिस्पेक्ट कह लीजिए, उसके तहत वो मुझसे मिलने आए थे।
तो ये कुछ इंसिडेंट मेरे जीवन में ऐसे हुए हैं जो मेरे मेरे दिमाग में हमेशा से रहे हैं और रहेंगे, कि मेरे उन दादा परदादा जिनको हम जादूगर की संज्ञा देके बुलाते हैं, अब आज भी बुला रहे हैं, जो 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 विज़र्ड ऑफ हॉकी के नाम से जाने जाते रहे हैं, आखिर उनमें ऐसी क्या बात थी? तो ये वो सब बातें थी, जैसा मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया। अभी भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न दिया जाने लगा है, तब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप किया है वाकई में, कि खेलों के अंदर अगर किसी के अवार्ड्स आगे भी दिए जाएं तो हमारे उन महान खिलाड़ियों के नाम आए जिन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल की हो इस खेल के अंदर, और भारत भारत के अपने देश का नाम और सम्मान विदेशों में बढ़ाया हो, अपने उन कारनामों से, अपने उस खेल से और अपने उस व्यवहार से जो जो जिसकी अपेक्षा हम सब करते हैं। तो ये नाम जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया है, ये तो इस सरकार की एक बहुत बोल्ड स्टेप था मोदी साहब का, जो उन्होंने लिया। और खुशी है कि वो ध्यानचंद जी के नाम से हर साल हमारे उन खिलाड़ियों को जो देश के लिए सम्मान जुटाते हैं, मेडल लेकर आते हैं, अच्छे टूर्नामेंट जीतते हैं, बड़े टूर्नामेंट जीतते हैं, उनको ये दिया जाएगा। और इसमें एक गहराई है, इसके अंदर एक डेप्थ है, एक इसमें खुद का वज़न है। आपके पिताजी से जुड़ी कुछ यादें जो हरदम आपके साथ रहती हैं, कोई ऐसी बात जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो? उनके साथ हमारे परिवार का ज़्यादा जीवन व्यतीत नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने ताउम्र नौकरी करी। बस कहीं न कहीं एक खटक सी होती है कि क्या इतने बड़े खिलाड़ी को, इतने महान खिलाड़ी को, मैं तो अगर उनके परिवार का सदस्य ना होता तो मैं उनको तो महान खिलाड़ी नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी मान के चलता। इस दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी को क्या कुछ नौकरी करने की ज़रूरत थी? हाँ, हम गुलाम थे, तब तो उन लोगों ने सिपाही से मेजर तक बना दिया उनको। जब हम अपने राज में आए तब हमने ध्यानचंद के लिए क्या किया। हाँ, उनके डेथ के बाद कई चीज़ें बदली हैं, चाहे वो नेशनल स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किया गया, चाहे वो डाक टिकट जारी किए उनके डेथ के ऊपर, चाहे उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया। लेकिन बात आती कि जब वो थे मौजूद तब हमने क्या किया। तो वो जो चीज़ें थी उनके जीवन में वो कचौटती रही, और आखिरी डेथ बेड के ऊपर भी वो लेटे जब थे, और मैं हमारे एक और ग्रेट ओलंपियन जो वर्ल्ड कप में जिनका रोल बहुत अच्छा रहा और एक बड़े अच्छे हॉकी खेल कर गए हैं, असलम शेर खान, वो मिलने गए उनसे, और महबूब खान एक और हमारे सेंटर हाफ थे, वो मिलने गए दादा ध्यानचंद से, मैं भी वहीं था। तो उन्होंने असलम शेर से हाथ मिलाया और उनसे वालिद साहब की, उनके पिता की बहुत तारीफ़ करी कि उनके पिताजी भी 1936 के ओलंपिक में राइट आउट के तौर पर खेलने गए थे। तो उन्होंने कुछ अपनी बातें याद करके बोली असलम शेर खान को। फिर महबूब खान से जब रूबरू हुए, सामने हुए, तो उन्होंने एक लाइन कही कि महबूब खान, तुम्हें तो और ज़्यादा इंडिया के लिए खेलना चाहिए था, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। ये तब की बात है, उनके दो या 3 दिन पहले डेथ बेड के ऊपर की। तो आप समझ सकते हैं कि उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके उस वक्त के शरीर के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई कि महबूब खान के लिए बोलेंगी तुम्हें तो अभी इंडिया के लिए बहुत कुछ खेलना है। तो मैं समझता हूँ ऐसे इंसान जिसकी हॉकी में रग रग में हॉकी हो, जो मरते दम तक हॉकी को याद करके चला हो, तो वो तो अपने आप में एक मिसाल रहे हैं। भारत ने हॉकी का गोल्डन युग देखा है, स्वर्णिम युग देखा है, और धीरे धीरे अब हॉकी की जो लोकप्रियता है वो घटती जा रही है। इसका कारण क्या है? बदलाव, इस खेल के आमूल बदलाव, इस खेल में ग्राउंड से लगाकर सारे फाउल्स, नियम, उनमें बदलाव। तो वो बदलाव ऐसा आया है कि इसने हॉकी की वो जो कलाएं थी, जिसके अंदर लोग वाह वाह करके रोमांचित हो जाते थे, खड़े हो जाते थे मूवमेंट देखने के लिए कि क्या देखें मूवमेंट जो हो रहा है इसमें कैसे गोल किया जा रहा है या गोल क्यों नहीं हुआ, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि ये खेल एस्ट्रो टर्फ पर आ गया, एक ऐसी कृत्रिम ग्राउंड के ऊपर जिस पर खेल देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन खेलने में अजब है। देखने में भी बस उस अपोनेंट की 25 में हम देखते हैं कि खेल अच्छा लगता है, या फिर अपने 25 के अंदर जब अपोनेंट हमारे ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो वो कुछ हॉकी थोड़ी सी बस अभी ज़िंदा है,
बाकी पेनल्टी कॉर्नर से गोल होते हैं मैक्सिमम। जितनी टीमें हैं उनके अंदर पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट का आज की दुनिया में बेहतरीन होना या बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जिस टीम के पास पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट नहीं है वो टीम नहीं जीत पाती है। फील्ड गोल हमारे कम होने शुरू हो गए हैं, सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर्स के ऊपर हम डिपेंड करती है आज की हॉकी। और वो देखने के लिए जब दर्शक आते हैं, दर्शक को तो रोमांच चाहिए, दर्शक को तो अच्छा खेल, जहाँ पर किसी को छकाते हुए पास देना और उस पास पे गोल हो जाना, एक अच्छे एंगल से हिट मार के गोल हो जाना, तो ये सब चीज़ें थी। हमारे ज़माने में अगर कोई खिलाड़ी खेलता था तो 70 मिनट खेलना पड़ता था उसको, पूरे 70 मिनट। आज सहूलियत है हमारे खिलाड़ियों को, चाहे वो 10 मिनट में बाहर निकल आए या 5 मिनट में बाहर निकल आए या 15 मिनट में बाहर निकल आए। आज इंटरवल्स ज़्यादा हो गए हैं, हाफ साइड के रूल्स चेंज कर दिए गए हैं, खेलने का तरीका जैसे मैं नियम चेंज कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के वो है कि वो जो इफ़ेक्ट और ये सब चीज़ें पैदा कौन करता है, खेल के कि कौन सा खेल कितना कितना पॉपुलर है, वो दर्शकगण पॉपुलर करते हैं। और जितने दर्शकगण आएंगे देखने के लिए वो खेल उतना ही पॉपुलर होगा। तो इस पॉपुलरिटी के लिए जो हमारे टाइम में या ध्यानचंद के टाइम में हज़ारों की संख्या, क्या आप मानेंगे कि 1936 के ओलंपिक में करीब 52,000 लोग मैच देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे 1936 के अंदर। तो ये वो चीज़ें थी जिन्होंने हॉकी को एक मजबूती दी। हॉकी पूरे दुनिया में चलन में चला, पूरे यूरोप ने खेलना शुरू किया उसको, अमेरिका ने भी खेला। अमेरिका जब खेला तो भारत की टीम 1932 में खेलने गई, उसने 24-1 से राउंड का रिकॉर्ड उनकी हॉकी ख़त्म कर दी। तो ये वो चीज़ें थी जो ध्यानचंद की हॉकी और आज की हॉकी फ़र्क है। आज की हॉकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा और मैं बता भी रहा था कि हॉकी की ग्रिप जब हम खेलते थे, ऊपर से करीब 1 फीट 1.25 फीट नीचे सेकंड हाथ हमारा होता था। आज की हॉकी में ऊपर का हाथ से और निचले हाथ तक की दूरी 2 फीट की हो गई है, 3 फीट की हॉकी है और 2 फीट की हमारी ग्रिप आ गई है। मतलब टोटल झुक के हॉकी खेलने का जो नियम है या खेल है या स्टाइल है वो इस हॉकी के साथ जुड़ गया है। और हमारे टाइम में कलाइयों के ज़ोर पर हॉकी होती थी, आज कंधे के ज़ोर पर जो हॉकी होती है। अब ये टेक्निकल वर्ड है, कलाई के ज़ोर पर और कंधे के ज़ोर पर। कंधे के ज़ोर पर पूरा बॉडी वेट आ जाता है, कलाई के ज़ोर पर सिर्फ आपकी कलाइयों का ज़ोर आता है, आपकी मसल्स का ज़ोर आएगा। तो इस हॉकी के अंदर वो फ़र्क आ गया है। और डेफिनेटली सभी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के और हमारे इस कॉन्टिनेंटल के जितनी हॉकी टीमें थीं और पुरानी टीमें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोलंबो श्रीलंका हो, चाहे मलेशिया हो, सिंगापुर हो, इनके अंदर हॉकी बहुत ज़्यादा खेली जाती रही। लेकिन जब से एस्ट्रोटर्फ आई, आप देखेंगे इस कंट्री के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान बची है जो जूझ रही है। श्रीलंका ख़त्म हो गई है, कहीं हॉकी उसका पता नहीं लगता है। सिंगापुर ख़त्म हो गई, उनका कहीं पता नहीं लगता है। और एक टीम मलेशिया बची है जिसको अभी तक राजशाही जो उनके शाह हैं वो, क्योंकि हॉकी के शौकीन हैं, उसको चला रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ ये हॉकी जो हमारे फिर से उभर कर सामने आए। हाँ, इस ओलंपिक में क्या मैं ज़रूर कहूँगा कि इस ओलंपिक में जो हॉकी खेली गई है वो ऊंचाई छूने वाली हॉकी खेली भारत की टीम ने। शुरू में नहीं, लेकिन जब हम क्वालिफाई कर गए और सेमीफाइनल हमारा मैच हुआ है, वो सेमीफाइनल ने सारी हमारी जो वो बातें जो कि हॉकी को कैसे खेलना है या कैसे खेलना चाहिए उनको दूर कर दिया और वो खेल दिखाया। वो लड़ाई उन्होंने लड़ी है कि प्रधानमंत्री जी तक साहब को ये कहना पड़ा कि जब तक हॉकी में कोई मेडल नहीं आता तो ऐसा लगता है कि देश ने कोई मेडल हासिल नहीं किया। तो ये उनका हॉकी के प्रति प्रेम छलका जो उन्होंने कहा। और दूसरी बात, उन्होंने हर खिलाड़ी से, हर टीम मेंबरों से फ़ोन पे बात करी, उनका हौसला बढ़ाया। तो जब देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ी से जुड़ना शुरू होता है तो ये खिलाड़ी जो कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने वही किया जो ओलंपिक के अंदर हमारे कई खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड तोड़े, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो हमारी वेट लिफ्टर हों, हमारी चाहे वो अपने हॉकी खिलाड़ी हों, हॉकी के, और विमेन टीम बेहतरीन प्रदर्शन करके गई है। तो इस वक्त वो दौर आ गया है कि जहां हॉकी को सही ढंग से हमारे रहनुमा, हमारे हॉकी को चलाने वाले, हमारे हॉकी को स्पॉन्सर करने वाले और खेलने वाले इसको ज़रा सीरियसली लेकर, इसको 1 साल 2 साल इसको अपने अथक प्रयास से और ऊपर उठाने की कोशिश करें, तो वो जो सोने का एक
चक्र बना था देश के लिए कि 6 गोल्ड मेडल इन ए रो, बहुत बड़ी बात किसी देश के लिए। फिर ब्रेक, फिर गोल्ड मेडल, फिर ब्रेक, फिर गोल्ड मेडल। 8 गोल्ड मेडल देश को हॉकी ने दिए हैं और सिल्वर मेडल दिया है, ब्रॉन्ज मेडल हमने दिए हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो एक अच्छा इतिहास है हॉकी का। और वाकई में जैसा प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि अगर हॉकी में मेडल नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि देश को मेडल नहीं मिला है। तो हॉकी को हमको पुनः उस जगह पे लाना है। इसके लिए दायित्व जिनका बनता है, मैं समझता हूँ और ये भी समझ के नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको पूर्णतः खिलाड़ियों के प्रति समर्पित होकर उनके सुविधानुसार, आज ये गेम बिना सुविधा के नहीं खेला जा सकता। वो ज़माने चले गए जब सिर्फ एक हॉकी स्टिक लेके एक मैदान में खेलने पहुंच जाते थे और कुछ नहीं होता था, कोई जूता नहीं, कोई शिन पैड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक हॉकी होती थी, लेकिन उसके साथ मेडल आता था। आज वो मेडल लाने का जिम्मेदारी हमारे भारतीय खिलाड़ियों पर है, भारतीय संस्थाओं पर है जो इनको रन कर रही हैं कि किस तरह से हमारे मेडल्स हॉकी के अंदर ओलंपिक, एशियाड, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ इनके अंदर आए। आपने जो हॉकी सीखी अपने पिताजी या अपने चाचा जी से नहीं, किसी और को गुरु बनाकर सीखा? जी जी। वो गुरु कौन थे? चाचा जी से बातों बातों में एक बात मैंने सीखी थी। उन्होंने कहा खिलाड़ी वो है जो खेलता है, और जब खेलता है तो अच्छा ही खेलता है जब इंडिया के लिए कोई सेलेक्ट होता है, लेकिन उस खिलाड़ी को सिर्फ चोट से बचने का आर्ट आना चाहिए कि वो चोटिल ना हो, पहली बात। क्योंकि एक खिलाड़ी कोई हो XYZ, उसके बलबूते पर 11 खिलाड़ी का जमावड़ा इकट्ठा होता है और वो टीम बनती है। उसमें से एक खिलाड़ी जो अच्छा है खेलने वाला, उसको चोट लग जाए और वो कहीं ना कहीं उस कमी को मैच में तो दिखेगा, तो उससे टीम को हार मिल सकती है। और दूसरा जो सवाल आपने किया कि मेरे आदर्श खिलाड़ी कौन रहे, तो डेफिनेटली प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने हॉकी खेली। फिर समझ में आया कि कितने बड़े खिलाड़ी थे जिनके सामने दुनिया नतमस्तक थी। मेरे चाचा जी जिनके नाम से एक स्ट्रीट जर्मन के ओलंपिक विलेज के अंदर बनाई गई है। तो ये तो एक बड़े गर्व करने की बात है हमारे परिवार के लिए, तो है ही, देशवासियों के लिए भी, कि हमारे इस खेल ने उन खिलाड़ियों को इतनी ऊंचाई दी बाहरी मुल्कों में कि उन्होंने उनके नाम की सड़क बनाई। उन्होंने उनके नाम के 2012 के अंदर 3 खिलाड़ियों के मेट्रो स्टेशन के नाम रखे गए, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश की रही। लेकिन इनको कहीं ना कहीं हम वो ऊंचाई देने में चूक कर गए उन दिनों में, जब हमारे बच्चे इन बातों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते। तो वो मेरा खेल या मेरा कि किस तरह से मैंने हॉकी सीखी, वो जुनून तो था, खेलना है, इंडिया खेलना है, लेकिन ओलंपिक प्लेयर बनना है, ओलंपियन बनना है, ये 64 में मुझे समझ में आया। उसको पूरा करने के लिए मैंने किसी को अपना एक ऐसा खिलाड़ी जिसको मैंने देखा नहीं था, उनके बारे में बातें सुनी थी और उनको मैंने अपना आदर्श खिलाड़ी मान के, आदर्श कहा जाता है लेकिन मेरा पसंदीदा खिलाड़ी मान के, उनको मैंने सिर्फ उनके बारे में सुनकर कि किस तरह से 2 बॉलों के साथ वो ड्रिबलिंग करते हैं, उनके लेफ्ट फ्लिक जब वो फेंकते हैं तो किस एंगल से फेंकते हैं, उनकी ड्रिबलिंग का किस तरह से उनके बॉडी का मूवमेंट होता है, पैर कहाँ होते हैं, ये कुछ टेक्निकल बातें जो मेरी समझ में आई जब मैंने उनको करना शुरू किया। और उनसे मुझे उनके साथ खेलने का मौका मुझे मिला जब मेरा फाइनल ईयर एग्ज़ामिनेशन कोटा कॉलेज राजस्थान में, मैं पढ़ रहा था उन दिनों में, फाइनल ईयर का मेरा एग्ज़ाम था। और वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम और मेरा इनविटेशन मोहन बागान क्लब के लिए आना, जिसमें वो मेरे आदर्श खिलाड़ी खेल रहे थे, तो मैं अपने उस चाह को रोक नहीं सका और मैंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, जो मेरा करियर बना था, जिससे के थ्रू बीकॉम करके मुझे कहीं नौकरी मिल सकती थी, उसको मैंने अलविदा कहा और मैं मोहन बागान क्लब एक अंधे रास्ते पे चल पड़ा, जो मेरे लिए सोने का भी हो सकता था और एक पत्थर का भी हो सकता था। बहरहाल जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैं लेफ्टिन खेलता था, लेकिन लेफ्टिन क्योंकि इनामुर रहमान साहब उनका नाम रहा, ऐसे खिलाड़ी बहुत कम पैदा होते हैं जिनका सहयोग मुझे मिला, जिनका प्यार मुझे मिला। उन्होंने मुझे बड़े पोलाइटली समझाया कि अशोक, तुम राइट इन खेलना शुरू करो, मैं तुम्हें इस तरह से बॉल दूंगा, इस तरह से तुम आगे बढ़ना। और ये बात बड़ी छोटी बात है कि 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर जब 2 खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको एक दूसरे का खेल समझ में आ जाता है, उनको एक दूसरे का खेल समझ में आ जाता है, उनकी टेक्निक समझ में आ जाती है कि कहाँ पास आएगा, कहाँ मुझे रहना चाहिए।
तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारी धीरे धीरे पहले मैच से बननी शुरू होगी मोहन बगान क्लब में, और हमने उस टूर्नामेंट को बड़े अच्छे ढंग से फाइनल में जीता। कलकत्ता लीग जो उस ज़माने की बहुत बड़ी, बहुत जिस तरह आज आप लीग देख रहे हैं IPL HIL वगैरह, ये उस ज़माने में वहाँ की जहाँ हज़ारों लोग उन स्टेडियम में बैठते थे, मोहन बगान क्लब के स्टेडियम में, कि जहाँ जगह नहीं मिलती थी, जहाँ इतने इतने आपस में झगड़े हो जाते थे। ईस्ट बंगाल मोहन बगान अगर का मैच चल रहा हो या राजस्थान का क्लब का चल रहा हो और मोहम्मडन स्पोर्टिंग का चल रहा हो, कि पुलिस को बीच में आके इंटरफियर करना पड़ता था। उनके उनके घुड़सवार लोग अंदर आते थे और खिलाड़ियों को बचा के और इस तरह से ले जाते थे। तो उस उन्माद के अंदर वो खेल हम खेले हैं, उस लीग को खेले। तो वो लीग जो खेली है उसमें, उसके बाद हमारा सिलेक्शन, जैसा मैंने आपसे कहा कि एशियाड के लिए हुआ, तो वो मेरे फिर एक लाइन इंडिया टीम की मिल गई। लेकिन मैं इंडियन अलायंस के लिए भी मिस्टर इनामुर रहमान साहब के साथ कितने बरस खेले हम लोग। 71 का वर्ल्ड कप, मुझे वर्ल्ड कप के बाद जब हम नेहरू कप खेल रहे थे, नेहरू गोल्ड कप, जो रिनाउंड गोल्ड कप हिंदुस्तान का माना जाता रहा है, अब तो नहीं है, उसमें इंग्लैंड की टीम आई थी, उनकी नेशनल की टीम आई थी, उनके साथ हमारा मैच होना था इंडियन अलायंस का। और मैंने और इनामुर रहमान साहब ने, दोनों ने आपस में स्ट्रेटजी बनाई कि हम सिर्फ 2 रिटर्न पास खेलेंगे, बीच में 2 रिटर्न पास खेलेंगे, और उसके बाद जो तीसरा पास तुम मुझे दोगे डी के आसपास, उसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा कि मैं गोल कर पाता हूं कि नहीं। अब ये रिटर्न पास ऐसी चीज है जो सेंट्रल, मैदान के सेंट्रल से चलती है, और एक साइड से लेफ्ट हैंड को फेंकी जाती बॉल, थोड़ा आगे चल के लेफ्ट हैंड राइट हैंड को फेंक देता है, तो जितना भी डिफेंस होता है वो बाएं दाएं होता रहता है, उसको जगह नहीं मिलती है। उस जगह नहीं मिलती है तो हमको जो बॉलें हम फेंकते हैं, फाइनली जो अच्छी बॉल इनामुर रहमान साहब को फेंकी, उन्होंने 2 गोल उसके ऊपर फट फट करके कर दिया। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी। 1975 का वर्ल्ड कप जो हम खेले हैं, और मैं सेमीफाइनल मैच, क्वार्टर फाइनल हमारा मैच था जर्मन के साथ में। जर्मन टीम एक ऐसी टीम जो आसानी से हार नहीं मानती थी। लेट सुरजीत सिंह, अशोक कुमार और वीरेंद्र सिंह, 3 ने हमने स्ट्रेटेजी बनाई, और फिलिप्स हमारा राइट आउट। हम चारों ने आपस में, ये कोचिंग नहीं थी, ये हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई आज सुरजीत सिंह तुम क्रॉस हिट मारोगे। क्रॉस हिट बहुत खतरनाक हिट होती है इस हॉकी के अंदर, कि लेफ्ट फुलबैक का प्लेयर जो है वो राइट इनको हिट मारे। बीच का इंटरफेरेंस कहीं अगर सेंटर फॉरवर्ड कर लेता उस बॉल पे, तो सिवाय गोल के और कुछ नहीं होता है। ये बड़ा रिस्की खेल था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आज सुरजीत सिंह, आज तुम सारी हिटें मेरे ऊपर मारोगे। मैं राइट इन पे खड़ा हूँ 25 गज और 35 गज के बीच में। अब क्या होगा, मेरे पीछे प्लेयर लगेंगे जर्मन के, कि उन्हें मालूम है अशोक कुमार को होल्ड करना है, इसको खेलने नहीं देना है। मैंने कहा ये तय बात है कि उनका खिलाड़ी मेरे ऊपर लगेगा। अब उस खिलाड़ी को हटाने के लिए मैं वीरेंद्र सिंह की जगह आ जाऊंगा जो राइट हाफ में है, वीरेंद्र सिंह मेरी जगह पर आ जाएगा, वो अकेला खड़ा, उसके ऊपर तो कोई प्लेयर होगा ही नहीं। वो स्ट्रेटेजी हमारी काम कर गई अगेंस्ट जर्मन। हम 3-1 से जीते थे उस मैच को, 3-1 या 3-2 से, 3-1 से, कि जब वो सुरजीत सिंह क्रॉस हिट मारे तो बजाय मैं वहां बॉल रोकने के पीछे आ जाता था, वो जो मेरे साथ शेडो प्लेयर चल रहा था, वो मेरे साथ बजाय इसको कि बॉल को अटेम्प्ट करे, वो मुझे खाली रोक रहा है। इतनी देर में वो राइट हाफ मेरा जो है वो वीरेंद्र सिंह राइट इन बन के आगे चला जाता था, और फिलिप साथ खेल के 1-2 पास दिए और हमारे खिलाड़ियों ने गोल किया, हम आसानी से निकल के चले आए। उस मैच में मैं कहूँ कि मैंने 4 बॉल भी नहीं छुएंगी या 5 मैच बॉल भी नहीं छुई, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी बनाई वो टीम ने गोल कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं स्ट्रैटेजी की, जो उस वक्त अप्लाई की थी, जो उस वक्त हम लोग आपस में डिस्कस करके करते थे, जिससे कि हॉकी का रुतबा और हॉकी का वो 75 वर्ल्ड कप, जैसे 1936 का वर्ल्ड कप याद किया जाता है, मैं समझता हूँ कि 1975 का वर्ल्ड कप भी टेक्निकली और एक रोमांचित फाइनल के रूप में इंडिया पाकिस्तान का मैच याद किया जाता है। एक रोमांचक विनिंग शॉट आपका भी था। Menunggu Govinda, Aslam, Ajit Pal, Ashok dan Philip. Aslam pukul, dapat request, masih lagi dapat pada pemain-pemain India dalam kawasan ini, hantar kepada Philip dan Philip cuba menulis bola dan Ashok kena. Oh, terlepas, masih gol. Ashok Kumar menjadikan gol yang kedua bagi India dalam minit yang ke-13. Bola serangkut masuk dan rayuan dibuat oleh Islahuddin ketua pasukan. Semua pemain India gembira,
हाँ, खैर वो तो एक वो टीम होती है, कोई ना कोई तो गोल करेगा और मुझे खुशी है इस बात की, गर्व तो है, वो सेल्फ खुद की खुशी के लिए कि वो गोल मेरी हॉकी से हुआ। और हॉकी से होना मतलब ये था कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि टीम के लिए, टीम का पहली बार ओलंपिक वर्ल्ड कप के अंदर मेडल जीतना और सारे देश के अंदर इतनी इतनी जागरूकता हॉकी के प्रति या हॉकी के प्रति लगाव था, क्योंकि वो सब आने के बाद मुझे पता लगा। वहाँ तो हम खेल रहे थे, मुझे ये भी नहीं पता कि हम कैसा खेले, असलम कैसा खेला या गोविंदा कैसा खेला। यहाँ आने के बाद जब टीवी के ऊपर या पिक्चर हॉल के अंदर हमने अपने मैच देखे तो पता लगा कि हमारी टीम तो वाकई में बेहतरीन हॉकी खेल के गई है। और भारत में जब फाइनल मैच हो रहा था, सारे फिल्म स्टूडियो बंद हो गए थे। हमारे देश में जितनी संस्थानें थी उनको छुट्टी कर दी गई थी कि जाके मैच देखो। हमारे न्यायालय बंद हो गए थे कि जाके आप कमेंट्री में आज मैच देखो, सुनो, क्योंकि वो जसदेव सिंह साहब की कमेंट्री और हिंदुस्तान और भारत का मैच इतना रोमांचित था कि कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं रहा। और वो कमेंट्री लोगों के दिलो दिमाग पे आज भी मुझे तो ऐसे लोग मिलते ही हैं जो उस ज़माने में कमेंट्री सुन के निकले थे, बड़े बड़े ओहदों पर है, कोई ब्रिगेडियर, कोई जनरल, कोई कुछ, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, कोई कहीं पर बड़े ऑफिसर। लेकिन जब वो हॉकी के बारे में बात होती है तो वो 75 वर्ल्ड कप की कमेंट्री और जसदेव सिंह साहब की आवाज़ का जिक्र ज़रूर होता है। 2 वर्ष इस अवसर पर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी, एक देश में खेलों के प्रति एक नई जागरूकता इन गत साल 2 साल के अंदर बढ़ चढ़ कर नज़र आनी शुरू हुई है। और सही मायने में मैं कहूँ कि खेलों के प्रति जो रुझान सरकार का था या सरकारों का था, वो अब देखने को मिला है, जिसके बारे में कई मिसाल उन्होंने पेश करी हैं। चाहे वो ओलंपिक के अंदर खिलाड़ियों से खुद बात करना, उनको नाश्ते पर बुलाना, उनको वो सम्मान देना जो प्रधानमंत्री जी ने दिया इस बार, इससे खिलाड़ियों के अंदर एक हौसला बढ़ा है, उनके अंदर एक ऐसी भावना ने घर लिया कि नहीं, अब देश ने तो कर दिया, अब हमारी करने की बारी है। और सबसे बढ़कर जो अभी देखिए ना, कल 2 जनवरी को मेजर ध्यानचंद के नाम की खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में खुलने जा रही है, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है, यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कई चर्चाएं खेलों की शुरू हो जाएंगी, खिलाड़ी आने शुरू होंगे, खेल शुरू होंगे। तो ये यूनिवर्सिटी तो बन रही है, अब हमें ये भी देखना है कि स्पोर्ट्स स्कूल कब खुलने शुरू होते हैं, खेलों में बच्चों को कब हम एक नंबर्स के अंदर शामिल करना शुरू करते हैं, और एक कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज हमारे हर स्टेट के अंदर खुलने शुरू हो जाएं, तो ये खेलों के प्रति जागृति पैदा हो जाएगी। और एक बात और सबसे बड़ी अहम है कि आज हमारा देश, हमारे स्टेट, हमारे शहर, हमारे नगर बड़े होते जा रहे हैं, दिन पे दिन बड़े हो रहे हैं, नई कॉलोनीज़ खुल रही हैं। तो क्यों ना नई कॉलोनीज़ के एक 4 मीटर के घेरे के अंदर एक स्टेडियम या खेल का ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए बिल्कुल से मस्ट होना चाहिए। ये नियम कानून पारित हो जाए स्टेट के अंदर, ये नियम कानून सरकार की तरफ से पारित हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को मैदान मिल सके खेलने का, और मैदानों के अंदर वो सुविधाएं जो आधुनिक हों, जो खेलने में कहने वाली आधुनिक नहीं, जो वास्तविक में आधुनिक हों, जिनकी ज़रूरत हो, वो ग्राउंडों पर मुहैया कराए जाएँ। तो हम आने वाले दिनों में हमारे बच्चे और लगन से और उसके प्रति आकर्षित होकर खेलों में प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि आज सरकारें एक गोल्ड मेडल जीतने का, चाहे एशियाड का हो, चाहे वो ओलंपिक का हो, चाहे वर्ल्ड कप का हो, करोड़ों रुपए खिलाड़ियों को देती। तो ये करोड़ों रुपए का एक हम आकर्षण क्यों नहीं लड़का अपने बच्चों में पैदा करते हैं कि आप इसको कैरियर क्यों नहीं बनाते हो। लेकिन कैरियर बनाने का और उस पर करने का बच्चों का दायित्व है, और मैं समझता हूँ ये बच्चे आने वाले वक्त में देश का प्रतिनिधित्व करके देश की इस कमी को कि ओलंपिक के अंदर जो मेडल्स हमारे अभी 10 के नीचे हैं, उनको हम 50 के ऊपर ले जाएं। तो ये दिन जब आएगा तब हम कहेंगे कि भारत हमारा जो है वो ओलंपिक के अंदर मेडल्स के अंदर दूसरे देशों की बराबरी कर रहा है, उनसे ऊपर कर रहा है, उनसे ज़्यादा कर रहा है।
और ये दिन आना तय है। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में आज विश्व हॉकी चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अशोक कुमार सिंह जी ने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत ही रोचक बातें की। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब। सच तो सच है में बस आज इतने ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।